नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज है गुरुवार और आज हमारे साथ हैं अनुपम मिश्र जी। और अनुपम मिश्र जी जो हैं वो भी मेरी तरह से ही चकित हैं। और इस चकित हैं किसके लिए? ममता दीदी के लिए। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, उससे बात आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घूमता आईना को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अनुपम जी बताएं, ये ममता दीदी का जो रोज का हेमरेज है, आप बता रहे हैं कि साहब एक कोई और राज्यसभा के सांसद जो हैं वो और रिजाइन कर गए, तो उनकी संख्या 3 हो गई है। एक चौथी हैं मैडम कोयल मलिक, वो हाथ में लेके बैठी हुई हैं, कभी कहती हैं दे दिया, कभी कहती नहीं दिया, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है हमारे उपराष्ट्रपति महोदय के पास में। और एक और प्रसून बनर्जी जी हैं, वो भी शिफ्ट हो गए बताते हैं, और वो चले गए उधर। तो इस सब में ये जो बात एक और चल रही है कि ममता जी जो है वो उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। आपके पास क्या समाचार? हाँ, आज तीसरे राज्यसभा सांसद ने भी इस्तीफा दे दिया है और टीएमसी से। और चकित थोड़ा इसलिए हूँ क्योंकि जैसा मैंने लिखा भी था कि भारतीय राजनीति में सांसदों विधायकों का पाला बदलना या फिर पार्टियों का टूट जाना ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आमतौर पे ऐसा सांसद और विधायक सत्ता की मलाई चाटने के लिए, मंत्री पद के लिए, सरकार में हिस्सा बनने के लिए करते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि ना ही किसी विधायक की ना ही किसी सांसद को कोई भी सरकार में किसी भी तरह का पद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। ना विधायकों का कोई गुंजाइश है जो एक अलग टोली बन गई है विधानसभा में पश्चिम बंगाल की, उनमें से कोई मंत्री नहीं बनने जा रहा है। ये जो सांसद लगातार साथ छोड़ रहे हैं, इनमें से कोई मंत्री नहीं बनने जा रहा है। ये जो लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बना लिया है, इनका भी कोई सरकार में ठिकाना नहीं है। तो ये दिखाता है कि साहब अगर बड़ी पार्टियां हारी, साहब समाजवादी पार्टी हारी, तेजस्वी यादव हारे, ठीक है केजरीवाल हारे, उनमें से कुछ लोग केजरीवाल के भी भागे, पर ऐसा टूटना कि 80 में से 60 लोग निकल जाएं, 28 में से 21-22 लोग निकल जाएं, मतलब ऐसी ये ब्रेकअप है। ये तो एकदम सीधे जिसे कहना चाहिए ममता और उनके बुआ भतीजों को छोड़ के पूरी पार्टी वॉकआउट कर गई। दिस इज नॉट अ ब्रेकअप भाई। ये तो महुआ जी हैं, महुआ जी तो हैं। वही तो कह रहे कि बुआ भतीजों को छोड़कर मतलब पूरी पार्टी परेशान है। तो माय पॉइंट इज कि ये बड़ा समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग। इसके पहले भी पार्टियां टूटी हैं, इसके पहले भी सांसद पलटे, इसके पहले भी विधायक पलटे हैं, परंतु पूरी की पूरी पार्टी ही इनको एकदम बंक करके और डब्बे में डाल के वॉकआउट कर रही है। और 2-4 लोगों को छोड़कर, वो कल्याण घोष और महुआ जैसे लोगों को छोड़कर, मतलब आई फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग, वेरी सरप्राइजिंग। अब ये शत्रुघ्न सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा का क्या राजनीतिक भविष्य भाई? कोई राजनीतिक भविष्य नहीं। चल नहीं पाते हैं, 2 आदमियों की मदद नहीं लेते हैं तो चल नहीं पाते हैं सीधे। उनका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है? लेकिन वो भी साथ चले गए। वो भाजपा ने उनको जगा दिया, फिर भाग गए वो। आप देखिए वहां बंगाल से आके सांसद बन गए, राम मंदिर के लिए अंड बंड बोलने लगे। जिस आदमी के घर का नाम रामायण है, जिन भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, वो आदमी राम मंदिर को गाली दे रहा है। तो मतलब इसको गाली दे रहा, मतलब उटपटांग बोल रहे थे। तो अभी यूसुफ पठान, इसका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है? क्या पॉलिटिकल फ्यूचर है इसका? कोई पॉलिटिकल, इसकी कोई पॉलिटिक्स नहीं आई है। जो वो बड़ौदा से काउंसलर बन सकता है। कुछ नहीं बन सकता साहब, ये कुछ नहीं बन सकता। बस ये बड़ौदा से जेल ना जाए उसलिए परेशान है। जो सरकारी जमीन कब्जा करके बैठा है, बस जेल ना जाए इसलिए परेशान है। काउंसलर कुछ नहीं बन सकता, अपनी औकात इसकी कुछ भी नहीं है। वो देखिए, दादा की बात सुनिए ना, अधीर रंजन चौधरी की, वो बताते हैं कौन कहां कैसे जीता कैसे हारा। फिर ये सयोनी घोष, क्या इनका तो मंगल ग्रह पे भी कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन यही मैडम चलेगी, ये शिवलिंग को कंडोम पहनाती थी। इनके दिल में इनके क्या दिल में मदीना और आंखों में काबा और क्या क्या। नहीं, तो नहीं, 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 नहीं। माए हृदय मचे काबा,
नयों ने मदीना। तो बस, और ये इसका मतलब बी ग्रेड फिल्मों की, सॉफ्ट पॉर्न फिल्मों की हीरोइन शिवलिंग पे बदतमीजी कर, माफी मांगी कभी तुमने? कह दिया कि वो बहुत पुरानी बात होगी, माफी मांगी तुमने कभी? और ये यूसुफ पठान, मुर्शिदाबाद में दंगे हो रहे थे, ये आदमी खड़ा होकर चाय पीने का और मस्जिदों के फोटो खिंचवा रहा था, टॉन्ट कर रहा था, हिंदुओं पे तंज कर रहा था, व्यंग कर रहा था। जब वो ऑफ सिंदूर के बाद एक वो प्रतिनिधि मंडल बना तो उसने जाने से मना कर दिया। ये दोनों भाई एकदम थॉरली क्रिमिनल, यूसुफ और इरफान दोनों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। अब हमारे ये कि हर आदमी को सर पे बैठा लेते हैं, तो ठीक है तुम मियां, तुम बहुत अच्छी से बहुत अच्छा क्रिकेट खेले, तुम बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर तुम क्रिमिनल भी हो, ये भी मान लो। जावेद अख्तर बहुत अच्छे शायर हैं, पर एकदम क्रिमिनल है। उसका क्या, दिलीप कुमार बड़े महान महान एक्टर थे, पर थॉरली क्रिमिनल। अरे तो भाई आज आपने हमारे देखिए चीचा देखिए देखिए, जावेद अख्तर एक के एक एक फनकार और एक फनकार और एक इंसान के रूप का फर्क समझें। बड़े अच्छे एक्टर हैं, लेकिन बहुत क्रिमिनल हैं, बहुत घटिया इंसान है। बड़े अच्छे शायर हैं, बड़ा घटिया इंसान है। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े घटिया इंसान है। क्या किया जाए? तो आपने इसमें हमारे चीचा जावेद अख्तर को ये बेकारी ले आए आप इसमें। चीचा जावेद अख्तर की जो राष्ट्रवाद है उसके ऊपर कोई उंगली थोड़ी उठाई जा सकती है। हमारे चीचा जावेद अख्तर, आपको पता होना चाहिए कि भले ही कॉल्विन ताल्लुकदार के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हों, भले ही उनके पिताजी और दादाजी और परदादाजी वो पूरे बड़े भारी ऊंचे अशराफ हों, भले ही वो खैराबाद के नवाब हों, जो कुछ भी हो, लेकिन आखिरकार तो जब वो गए थे मुंबई, तब उनके हाथ में 4 आने ही थे और वो फुटपाथ पर सोए थे, ऐसा उन्होंने बताया है मुझको। तो ऐसा तो अच्छा इंसान ही करता है ना। जी। हेलो हेलो। पॉज। यस। और अब आप हमारे इन सब के बीच में हमारे चीचा जावेद अख्तर को नाहक ही खींच लाए। अब आप ये देखिए कि जावेद अख्तर साहब इतने अच्छे इंसान हैं, वो खैराबादी हैं, आपको पता है कि साहब के खैराबाद के जागीरदार हैं, और आपके कॉल्विन ताल्लुकदार में पढ़े हुए हैं लखनऊ के। उसके बाद फिर वो एएमयू में भी पढ़े, वो विल्सन कॉलेज में भी पढ़े भोपाल में, और उसके बाद फिर उनके पास से उनके जो दादा थे जानिसार अख्तर साहब थे, उनके जो परदादा थे वो मुख्तर खैराबादी साहब थे, और उनके जो है भाई आपके दादाजी के दादाजी अल्लामा फजल हक खैराबादी थे। इतने बड़े अशराफिया परिवार में होते हुए भी जब वो मुंबई पहुंचे तब उनके हाथ में 4 आने थे और वो फुटपाथ पर सोए थे। ऐसे इंसान को आप कहते हैं कि वो इंसान नहीं? घटिया इंसान कहा, इंसान नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने नसीरुद्दीन शाह और सैफ अली खान, ये जितने लोग हैं, कम से कम ये अपने आप को माइग्रेटेड बताते हैं। जावेद अख्तर कुछ भी हो, इनकी फैमिली सन ऑफ द सॉइल है, यहीं पे कन्वर्टेड लोग हैं ये लोग। ये नहीं नहीं अशराफ नहीं नहीं, बताएं, आप क्या बात करते हैं? वो 34वीं पीढ़ी है हजरत उमर फारूक की। कैसे हजरत उमर फारूक की है? ये तो कहते हैं हम बाहर से आए ही नहीं, हम बाहर से आए ही नहीं, हम यहाँ शुरुआत से हैं। जो आदमी यहाँ शुरुआत से है तो जाहिर सी बात वो यहीं पे कन्वर्टेड है। जब आप तुम बाहर से नहीं आए, वो नसीरुद्दीन शाह नजर आता है, अफगानों के यहाँ से भाग के, एक गद्दार परिवार था। ये सैफ अली खान के पूर्वज भी वहां से भाग के आए, गद्दार परिवार था। जावेद अख्तर का परिवार के माइग्रेशन की कोई स्टोरी नहीं है साहब। ये तो दे हैव बीन इन इंडिया फ्रॉम डे वन, रोजे अव्वल से वो भारत में है। तो फिर क्या तो बात फिर करते अगर हैं? जो मैंने इनका पूरा शजरा देखा है। इनके इनका बाप शजरा दादे जो आपको है माइग्रेशन कब बताता है? अजीब बताता इनका है, शजरा इनका शजरा जो माइग्रेशन है। कब बताता है? क्योंकि दे नेवर टॉक बिल्कुल अबाउट नहीं है। माइग्रेटिंग। जावेद अख्तर बार बार कहते हैं कि सब दुनिया बाहर से आई, हम यहीं के हैं। हम आप यहीं के हैं तो फिर आप कन्वर्टेड हैं, क्योंकि यहाँ का आदमी ओरिजिनल तो हो नहीं सकता। अब ये इनका शजरा का ये तो साहब ये गजब का घपला है कि जो आदमी रोजे अव्वल से जिसका पूरा खानदान भारत में रहा हो,
वो अपनी 34वीं पीढ़ी जोड़ ले खलीफा से, ये तो बड़ी अजीब सी बात है साहब। फिर तो इस पे एक अलग से कमीशन बैठना चाहिए। नहीं, वैसे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, एक शजरा कमीशन जरूर बैठना चाहिए। जितने भी हमारे जो है वो बड़े बड़े अशराफ हैं उनका सबका शजरा चेक होना चाहिए। नहीं, बाकी लोग का नजर आता है भाई कि नसीरुद्दीन शाह के जो पूर्वज थे, इनको गद्दारे आजम डिक्लेयर कर दिया था, अफगानिस्तान में भाग के आए थे, यहाँ पे जागीर पा गए। हाँ इसी हाँ, तरह ये सैफ अली खान के जो सैफ अली खान के जो पूर्वज थे, ये भी गद्दारी करके आए। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर मराठाओं से लड़ा, फिर 1857 में लड़ा, इनको भी छोटी मोटी जागीर मिल गई। तो इनकी तो गद्दारी की पूरी दास्तान अफगानिस्तान से नजर आती है। पर जावेद अख्तर का कोई माइग्रेशन नजर नहीं आता इनके परिवार में। ये पहले दिन से भारत में थे, वो पहले दिन से जो भारत में है, तो जाहिर सी बात है वो कन्वर्टेड के अलावा कुछ हो नहीं सकता। इसके बाद भी अगर वो अपना शजरा ले जाके खलीफा से जोड़ देता है, तो फिर इसके ऊपर बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, और ये जांच आप ही को करनी चाहिए संजय दीक्षित जी। अजी मैंने की है ना, आप मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे। मैंने इनका शजरा जांचा है, और ये बात आपकी सही है कि वो एक गद्दार था जाफिशा खान, जिनके वंशज जो है वो नसीरुद्दीन खान है, उनको वो सरदाना की जागीर दे दी गई। और इधर ये दूसरे थे, एक फैज़ तलब खान, वो दूसरे गद्दार थे, अफगान से भागे, अफगानिस्तान से। ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे तो अफगानियों ने भगा दिया था उनको, तो यहाँ आके ये अंग्रेज़ों के तलबगार हो गए। खैर उनकी बात जाने दीजिए, वो तो प्रतिष्ठित गद्दार है। लेकिन हुजूर अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी का शजरा आप पढ़ें तो वो शजरा जो है वो उनके जो और पुरखे हैं वो ईरान में पाए जाते हैं। वो ईरान में आए थे, और ईरान में जो थे वो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनको भेजा होगा कि भाई जाओ तुम, अब ईरान को हमने फ़तह कर लिया है तो पूरे ईरान को मुसलमान बनाओ। और जब वो ईरान को मुसलमान बना चुके तो उसके बाद फिर उन्होंने हिंदुस्तान का रुख कर लिया और यहाँ आके बड़े मौलाना बन गए। मौलानाओं के परिवार से हैं साहब, वो गद्दारों के परिवार से थोड़ी हैं। हमारे चीचा साहब हैं, चीचा जी। ये अलग बात है कि वो, और ये अलग बात है कि वो कभी एथीस्ट हो जाते हैं, कभी एथीस्ट मुस्लिम हो जाते हैं, और कभी मुस्लिम हो जाते हैं। मैंने कई बार कहा है कि जावेद अख्तर का जवाब हमारे से डॉक्टर आनंद रंगनाथन है, जो एथीस्ट होके पक्के सनातनी बैट्समैन है, कहीं कोई और एथिज्म का भी दावा करते हैं वो। तो कमिंग बैक टू टीएमसी एंड ममता बनर्जी, तो बहुत एक अजीब सी चीज नजर आ रही है, जिस तरह की भगदड़ टीएमसी में मची हुई है। इस तरह की भगदड़, मुझे आपको कभी राजनीतिक इतिहास में ऐसा याद आता है क्या, पिछले 80 साल में, जहां बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के, पूरी की पार्टी किसी एक नेता को छोड़ के ऐसे भागी? डू यू रिमेंबर एनी सच इंस्टेंस? मैंने पूरी पार्टियों को पाला बदलते तो देखा है, भजन लाल का है, लेकिन वो तो सत्ता के लिए बदले थे। सत्ता के लिए। यहाँ पे सत्ता का कोई लालच नहीं है। एक भी विधायक मंत्री नहीं हो रहा है, एक भी सांसद मंत्री नहीं हो रहा है, कोई किसी निगम चेयरमैन नहीं हो रहा है। किस लिए भागे पड़े हैं? एकदम से ममता दीदी इतनी अछूत कैसे हो गई भाई? कल तक ये, अच्छा जब इसने यूसुफ पठान का वीडियो आया था, मैंने तभी पॉइंट आउट किया था कि जो आदमी ममता दीदी को संबोधित करता था आदरणीय ममता दीदी कह के, और ममता बनर्जी कह के हाँक रहा था। बहरहाल, अब एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये जरूर है कि जो लोग भाग के आ रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको कोई स्थान तो नहीं दे देगी? क्योंकि भाजपा समर्थक भी बहुत नाराज हो जाएंगे अगर इनमें से किसी को भी पार्टी में किसी भी तरह का स्थान मिला, तो लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। ये बात आपकी सही है, और एक्चुअली अगर मैं देखूं ना तो ये एक पॉलिटिकल साइंस का एक नया चैप्टर लिखा जा सकता है इसके ऊपर, और उसको यदि थोड़ा सा गहराई में जाकर देखने का प्रयास किया जाए तो ये पता चलेगा कि जो पार्टी जो रेत के ढेर पे खड़ी हुई हो, वो रेत के ढेर पे खड़ी हुई पार्टी थी ये, जो कि सत्ता की जो क्रेन थी उसने इसको साध रखा था, और सत्ता की क्रेन का जब जैसे ही उसका हुक टूटा वैसे ही ये रेत में धंसने लगी। तो रेत में धंसने से बचने के लिए जो भी इसके खिलाड़ी हैं वो इधर उधर कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, या राजनीति ही छोड़े दे रहे हैं।
आप सुखेंदु शेखर रॉय को देख लीजिए, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उनका कोई भविष्य नहीं है। और जो भी लोग उनको जानते हैं या मेरे परिचित लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बंदा राजनीति छोड़ रहा है। और जो उसके बाद जो देखिए, लोग रुके उनका क्या भविष्य है? कीर्ति आजाद का क्या भविष्य है? कीर्ति आजाद तो मुझे बताया गया है कि कीर्ति आजाद जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा से बेहद नाराज है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको बताया ही नहीं। वो सोचते थे कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो उनके खासुल खास हैं, और जहाँ कहीं जाएंगे वो जिएंगे मरेंगे साथ साथ मरेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा किनारे हो लिए और कीर्ति आज़ाद को वहीं छोड़ गए। और कीर्ति आज़ाद जो है वो अजीबो-गरीब बातें करके ममता दीदी की हिमायत करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो रहा। ये हुआ कीर्ति आज़ाद के साथ। बाकी और मुझे फॉर बताया दैट गया मैटर कि ममता बनर्जी का ही क्या भविष्य है भाई? मैं चाहे जितने जितने चैनल हो, जितने मीडिया हो, जितना कह ले कि ममता बनर्जी कांग्रेस में जा रही हैं, मैं बिल्कुल बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं। मैं ममता बनर्जी को कांग्रेस में जाता बिल्कुल नहीं देखता, और देयर आर डजन रीजंस फॉर दैट। पर लास्ट लाइन यही है कि ममता बनर्जी कांग्रेस में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? अरे जा सकती हैं। ममता बनर्जी को कांग्रेस से मिलना क्या है? आप देखिए ना, ठीक है, ये जैसे इस तरह समझिए कि एक 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 जहाज में आग लगी है और दूसरा जहाज डूब रहा है। इसमें किसमें कौन आदमी किसमें जाए? ममता बनर्जी खड़गे की जगह मांग रही है। ममता बनर्जी राज्यसभा में कांग्रेस की लीडर होना चाहती है। अगर वो खड़गे की जगह बैठेंगी तो कांग्रेस की राष्ट्रपति भी, मतलब प्रेसिडेंट भी होना चाहेंगी। वो ये इंडी गठबंधन की नेता भी होना चाहेंगी, और ये सब वो तब चाहेंगी जब वो एकदम उनका सुपड़ा साफ हो गया, हार गई है। देखिए, ये तो फिर भी आप इसको समझें कि 80 एमएलए फिर भी जीत गए, उसमें से 80 में से 60 पलट गए। आपको मालूम है ना कि अगली बार चुनाव होगा तो ममता बनर्जी का क्या हाल होगा? आपको मालूम है ना कि लोकसभा में ममता बनर्जी के साथ क्या होगा? ममता बनर्जी बसपा की तरह जीरो पे चली जाएंगी। 100%, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितने जीतेगी वो मेरे ख्याल से जो भी आंकड़ा हम डिस्कस कर लें, लेकिन एक बात पक्की है कि ममता दीदी की एक भी सीट नहीं आनी। ममता दीदी विल बी जीरो। मैं इसको थोड़ी दूसरी तरफ से देखता हूँ, जो लोग छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो तृणमूल कांग्रेस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सत्ता के आने के बाद में, तो वो पूर्णतः सत्ता केंद्रित हो गई। सत्ता के अलावा उसने अपने आप को एनविजन ही नहीं किया, उसका कोई विजन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस तरह से अपनी पार्टी को बनाया कि सदैव सत्ता में रहेगी और सत्ता में रह के उसी प्रकार से बर्ताव करेगी। अब ऐसे कौन को सोच सकता है? मैंने तो ऐसे 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 सोच सकते हैं केजरीवाल, सोच सकता है, केजरीवाल ने दिल्ली में यही किया। केजरीवाल भी यही सोच सकता है कि मुझे सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता। जो आदमी कोविड के टाइम में शीश महल बनाए, वो भी आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको मालूम है ना कि सरकारी लोग अपने बंगले पे बहुत खर्चा नहीं करते, पता नहीं कब छोड़ना पड़ जाए। जो आदमी कोविड के समय 100 करोड़ का शीश महल बना रहा था, जाहिर है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे बंगला कभी नहीं छोड़ना है, और कहता भी था कि मैं नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। बिल्कुल सही है, लेकिन सत्ता उनके साथ उनके पास से 10 साल में ही चली गई। ये तो सदैव लगता है ना, क्योंकि रावण को भी लगता था कि वो अमर है। रावण के वो आपने किस्से सुने ही होंगे, बहुत सारे किस्से हैं कि साहब के उसने जो है मेघनाथ के जन्म के समय पे सारे ग्रहों को आदेश दिया, सारे ग्रह जाओ मेरे दरबार में आ जाओ, और दरबार में मैं अपने हिसाब से तुम लोगों को बैठा लूँगा। और उसने सबको जैसे जैसे आदेश दिया वो सबके सब बैठ गए। बस शनि महाराज को उन्होंने 11वें घर में बैठाला था, उन्होंने अपनी टांग जो थी वो चुपके से 12वें घर में डाल दी, और उतने से पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। सुना होगा आपने ये किस्सा कभी? सुना है, ये शनि जो की और भी सत्ता थी, किस्से सुने हैं, शनि और नारद से संबंधित किस्सा भी सुना है। पर आपने ये भी सुना होगा ना कि 1 लख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण कर दिया ना बाती। यही हाल हो गया ना। यही है। लेकिन ये मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखें तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस
स्पेशली मैं कहूँगा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल साइंस में ये बात बिल्कुल स्वयं सिद्ध है कि कोई भी पार्टी सत्ता के बिना पर इतना जो जीत थी उसकी 2021 की 2024 की पूरी सत्ता आधारित थी, पूरी की पूरी सत्ता आधारित थी। उसने संभवतः ये सीपीएम से सीखा रहा होगा कि सीपीएम की जीत भी पूरी तरह से सत्ता आधारित होती थी, लेकिन सीपीएम के साथ एक और बात थी कि उसके पास पूरी दुनिया में नैरेटिव बना के उसको कवर अप करने के लिए लोग थे, लेकिन उसके पास से भी जब सत्ता गई तो वो भी इसी प्रकार से ध्वस्त हुई। बंगाल का ये जो पूरा राजनीतिक चक्र है, इसका एक विशेष मैं कहूँगा कि राजनीतिक विज्ञान के एंगल से अध्ययन करना बनता है। नहीं, सही है, ये बिल्कुल पढ़ाया जाएगा और ये पूरा शुरुआत से पढ़ाया जाएगा। और फिर जो बंगाल का ये चरित्र है कि जैसे कहता ना विनर टेक्स ऑल, तो लूजर लूजेस ऑल। कांग्रेस गई तो चली ही गई, वामपंथी गए तो चले ही गए, ममता जा रही तो एकदम चली ही जा रही। ये एक बड़ा एक विचित्र पॉलिटिकल कैरेक्टर है बंगाल का। पर चलिए आगे नजर आता है। मैं जहां तक मेरी कांग्रेस अपनी का तो मैं कहूँगा, देखिए कांग्रेस की जहाँ तक बात है ना, क्योंकि मैं कोलकाता उस समय गया था जब कांग्रेस हारी थी, थोड़े दिन हुए थे, मतलब शायद अप्रैल में इन्होंने सत्ता संभाली थी 77 में, एंड आई वेंट टू कलकत्ता इन अक्टूबर। तो कांग्रेस तो बड़े लंबे समय तक बनी रही साहब। वो तो जो पहला जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें कोई 300-350 मर्डर हुए थे कांग्रेसियों के। उसके बाद से थोड़ा वो हिलने लगे, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल जारी रखा। ममता ने उसको खत्म किया, कांग्रेस को पूरी तरह से खत्म कांग्रेस को ममता ने किया। कांग्रेस अपने आप खत्म नहीं हुई थी। जब प्रियरंजन दास मुंशी और ममता बनर्जी का झगड़ा एक स्तर तक पहुंच गया कि ममता बनर्जी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, उसके बाद फिर आपके कांग्रेस जो थी वो अप्रासंगिक हुई है। तब तक तो बनी हुई थी वो ऑपोजिशन में, अब सीटें वीटें तो ले ही आती थी, खत्म नहीं हुई थी। जी जी, मैं अगले सेगमेंट की तरफ मूव करने का इंतजार कर रहा हूँ। आप ममता जी से थक गए? अभी तो जहांगीर ममता जी खान का ममता जी से पूरा बंगाल थक गया संजय जी। मतलब आप मेरी बात कर रहे हैं, ममता जी से पूरा बंगाल थक गया। नहीं नहीं, ममता जी हमारी आदरणीय है, पीसी माँ है, पीसी माँ। दो ही तो होते हैं बंगाल में, या तो पीसी माँ या मासी माँ, इन्हीं दोनों से पूरा बंगाल चलता है। बिशिमा क्या और है? जैसे पीसी माँ बुआ, बुआ। मासी माँ मौसी, पूरा बंगाल पीसी माँ मासी माँ पे चलता है। एक सवाल मैं आपसे पूरा पूछता हूँ बंगाल। संजय साहब, आपको लगता है कि क्या भविष्य में या निकट भविष्य में इसकी भी कोई संभावना बनती है कि मैं आपको पूछूं, बताओ मैं सवाल पूछ क्यों रहा हूं। जब सीआईडी ने नोटिस दिया अभिषेक बैनर्जी को, तो उन्होंने पहले कहा कि मेरी तबीयत खराब है, फिर उन्होंने कहा मेरे पॉलिटिकल कमिटमेंट्स हैं, मेरे राजनीतिक प्रोग्राम्स हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। और रही बात ये कि आप कह रहे हैं कि दस्तखत फर्जी हुए थे, तो दस्तखत फर्जी फलाने फलाने कार्यालय में हुए थे और कह के उन्होंने ममता बनर्जी के घर का एड्रेस दे दिया। तो आप ये बताएं, ममता के घर सीआईडी पहुंच गई, तो ममता के घर सीआईडी पहुंचने में अभिषेक बनर्जी ने लिखित बयान दिया कि उस केंद्रीय कार्यालय में हुआ था जो कि ममता बनर्जी के घर पे है। तो आप बताएं, क्या इस निकट भविष्य में आप अभिषेक बनर्जी को सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल भी टर्न अप करते देखते हैं क्या? ये जो अभिषेक बनर्जी नाम का जो प्राणी है ना, ये मुझे बड़ा विचित्र प्राणी लगता है, क्योंकि जिस तरह से इसका एक अचानक जो उदय हुआ, जो लाया गया ये बीच में, और जिस तरह से इसको सत्ता पूरी की पूरी सौंप दी गई और उसने अपनी मनमानी शुरू कर दी, तानाशाही शुरू कर दी। ऐसा तो सोनिया ने, जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा का भी नहीं किया, इंदिरा ने राजीव का भी नहीं किया,
और आपके सोनिया ने राहुल का भी नहीं किया। ये तो एकदम से टोटल ऐस, टेक ओवर जो था वो सब। ऐसा मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव का नहीं किया, वो भी पब्लिकली उनको रिब्यूक कर देते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव ने अपना बदला ले लिया। चलिए, अब आपने अखिलेश यादव का नाम ले लिया तो अखिलेश यादव जी के पास चले आते हैं। अखिलेश यादव जी लंदन घूम रहे हैं, वो लंबे घूम लंबे आए, बाल बढ़ा के आ गए, वापस भी आ गए। वो एक्चुअली जो लोग कह रहे लंदन जा रहे तो लंदन से लौटने की फोटो थी। हाँ हाँ हाँ, सुंदर, अति सुंदर। लेकिन कल बड़ा जोर शोर से चल रहा था कि साहब की समाजवादी पार्टी के सारे कोई 55 एमएलए और 25 एमपी वो बीएसपी के संपर्क में है, और बीएसपी जो है वो धड़ाधड़ इसी हफ्ते रैली करने वाली है, एक फैजाबाद में और उसके बाद उसके अगले दिन अकबरपुर में, यानी अंबेडकर नगर में। देखिए, दोनों बातों का जवाब समझ लीजिए। जहां तक बहुजन समाज पार्टी की रैली का सवाल है, मायावती निकलेंगी नहीं बंगले से, वो निकलती नहीं। मायावती की जमीन पे आए बगैर मायावती बसपा का कहीं कोई आधार नहीं, नंबर एक। दूसरी बात, बिना गठबंधन के अगर मायावती या तो कांग्रेस से गठबंधन कर लें या ओवैसी से गठबंधन कर लें, पर वो किसी से गठबंधन नहीं कर रही, उनका कोई बेस नहीं बचा है साहब। 22-23% की पार्टी आप देखे 9.5% पे 10% पे आ गई, तो उनका कहीं कोई इस समय ऐसा वो नहीं है कि लोग भाग के बसपा में जाए। लेकिन जो बातें आ रही दूसरे कारण से आ रही। अखिलेश यादव को पता है कि साहब वो 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अगर अब वो 27 हार गए तो अखिलेश यादव का राजनीतिक जो भविष्य है वो कुछ कुछ ममता बनर्जी जैसा हो जाएगा। तो ऐसे में उन ही मतलब जैसे कहता है लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड वाली बात, वो सत्ता पाने के लिए कोई भी चीज है, मतलब कोई भी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। अब वो करा रहे हैं सर्वे, वो भी प्राइवेट पार्टी से करा रहे हैं सर्वे कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। तमाम शर्तें रख रहे हैं कि हर आदमी, हर वो प्रवक्ता, हर पदाधिकारी जिसको टिकट चाहिए पहले वो पद छोड़े, यानी पहले वो पद छोड़ दे, फिर टिकट मिलने की गुंजाइश तब, गारंटी तब भी नहीं है। प्राइवेट लोगों से सर्वे करा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ढेर सारे सिटिंग एमएलए और एमपीज को अपनी सीट पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। तो वो लोग बसपा से और कांग्रेस से और भाजपा हर जगह हाथ पैर मांग रहे हैं कि जस्ट इन केस उनकी विधायकी चली जाए तो उनको कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो जाए, दैट इज ऑल। नहीं, लेकिन आपने कहा कि वो बंगले से निकलेंगी नहीं। जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मायावती जी ही जाएंगी वहां पर, फैजाबाद और अकबरपुर दोनों जगह। तो फैजाबाद और अकबरपुर चली जाएंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा संजय जी? क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? ये आप एक दो जगह मानिए आपने मीटिंग कर भी दी। पिछली बार मायावती कह रही थी कि मेरा बंगले से निकल के मीटिंग में जाने का खर्चा एक बार का बहुत ज्यादा आता है। क्या 25 करोड़ 30 करोड़ कितना उन्होंने बताया था? खर्चा उठाओ, है हमको ले जाओ। अरे लंबा चौड़ा उन्होंने बताया था, सिक्योरिटी वगैरह का कितना इंतजाम होता है, क्या होता है। द पॉइंट इज कि उनका क्या खर्चा बता, मेरा खर्चा जो उठाने को तैयार हो, मैं उसकी मीटिंग में चलने को तैयार हूं। आप मीटिंग से निकल नहीं रही हैं। आप देखिए बहुजन समाज पार्टी जिसने 2007 में अपने अपने लेवल पे बहुमत हासिल किया, सपा से पहले बहुमत हासिल किया बसपा ने। समाजवादी पार्टी को एक बार भी बहुमत नहीं मिला था, बसपा को मिला, उसके बाद सपा को मिला। तो वो पार्टी आज 0 पे चली जाती। तो मायावती को समझना पड़ेगा कि अच्छा, अनफॉर्चुनेट क्या है कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनका सारा गेम मुस्लिम वोट पे है, सारा गेम मुस्लिम वोट पे है। अभी तक जो मुस्लिम वोट था वो, मैं अक्सर कहता हूं कि अखिलेश यादव को जितना मुसलमान वोट मिला उतना मोहम्मद अली जिन्ना को 1946 में नहीं मिला था यार। उससे ज्यादा वोट मिला मुसलमान वोट अखिलेश यादव को। लेकिन इस बार ओवैसी ने एक नई चीज शुरू की है। ओवैसी लोगों को ये समझा रहे कि जब देखो अखिलेश को हारना है हर बार की तरह, तो जब हारने वाले को ही वोट देना है तो अखिलेश यादव को क्यों दो भाई, अपने भाई को दो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा तो रहेगा। वो उन्होंने एक नहीं है, उन्होंने अभी देखिए एक मेंबरशिप कैंपेन चलाया ओवैसी ने, उसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी मेंबरशिप ली है, एडल्ट लोगों ने। पैसे देके 10 रुपया देके, घर घर नहीं गए, घर घर नहीं गए। मेरे यहाँ प्रयागराज में हो रहा था, मैं देख रहा था, एक जगह मेज कुर्सी डाल के बैठ गए तो लोग वहां आ रहे थे, 10 रुपया दे रहे तो मेंबरशिप ले रहे थे। 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गई मेंबरशिप। 1 करोड़ तो संख्या कितनी है इनकी?
1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ वोटर समझिए, बच्चों को नहीं लिया जा रहा, 18 साल के ऊपर का लिया जा रहा है। लेकिन उसमें से वोट में कितना तब्दील होगा लास्ट मोमेंट पे, तो फिर वही। अरे अगर 10% हो गया, 10% हो गया। अच्छा, दूसरी बात, ओवैसी इज नाउ अ फोर्स टू रेकन विद। उसने जो बिहार में कर दिया, उसने जो महाराष्ट्र में कर दिया, उत्तर प्रदेश, देखिए बंगाल में, देखिए बंगाल में वो भाषा से मात खा गया, वो भाषा से मात खा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में दो बातें उसने कही। उसने कहा कि अब्दुल क्या दरी बिछाएगा हमेशा। अखिलेश यादव, तुम एक डिप्टी सीएम ही डिक्लेयर कर दो कि हम जीतेंगे तो डिप्टी सीएम मुसलमान बनाएंगे। अखिलेश यादव कर नहीं पाएंगे। यही बात तो उसने तेजस्वी से कही थी, उसी में तेजस्वी मार खा गए। सीमांचल उसने साफ ही कर दिया। तो इसी तरह वो यहां भी उनको उसी बात पे घेर रहा है कि कम से कम कुछ डिक्लेयर करो तो मुसलमानों के लिए क्या करने जा रहे हो। ये बात वो अखिलेश से कह रहा है कि अब्दुल दरी बिछाएगा, और दूसरे वो मुसलमानों से ये बात कह रहा है कि जब हारने वाले कोई, मैं नहीं कह रहा हूं मैं जीतूंगा, लेकिन मैं हार के तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अखिलेश यादव तुम्हारे साथ नहीं खड़े रहेंगे। और ये बात अगर 10% मुसलमानों को भी समझ में आ गई, अगर 1 करोड़ में से 10 लोगों ने भी, 10% लोगों ने भी ओवैसी को खुल के वोट दे दिया, तो सारा खेल साफ हो जाएगा साहब। वैसे आपकी इस बात में थोड़ा दम इसलिए लगता है कि आपने देखा कि सारे के सारे पंडित बंगाल में ये कह रहे थे कि बंगाल में मुसलमान एक तरफा वोट देगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुसलमान ने एक तरफा वोट नहीं दिया। वो जो मामू क्षेत्र है, मामू क्षेत्र जानते हैं ना आप, मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर, उसको मामू क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। उस क्षेत्र में मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को 60-65% से अधिक नहीं मिला। बाकी बटा है वो हुमायूं कबीर की पार्टी को मिला है, वो कांग्रेस को मिला है, वो सीपीएम को मिला है, सभी को मिला है। और वहां पर जो भाजपा का प्रदर्शन है वो अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व। संजय सर, अगर फुरफुरा शरीफ ममता बनर्जी का वोट काट सकता है, अगर हुमायूं कबीर ममता बनर्जी का वोट काट सकता है, अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के वोट काट सकते, तो ओवैसी अखिलेश यादव का वोट क्यों नहीं काट सकता? काट सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना कि भाई यहाँ का मुसलमान जो है वो किस तरह से इस बार सोचता है। इस तरह सोच रहा है ना कि यार देखिए ना, अभी आप में यहाँ मुसलमानों से बात करें, आप लोग कहे भाई क्या क्या माहौल है, कह रहे वो बाबा फिर लौट आएंगे, दिमाग उसके बाबा फिर लौट आएंगे। टॉक टू, आप समाजवादी पार्टी के लोगों से बात करें कि भाई क्या माहौल है, कि भैया माहौल ठीक है लेकिन हम जीतने लायक नहीं है। अच्छा, दूसरे एक चीज और देखें, बिहार में भाजपा ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उसने तमाम तरह के सोशल पार्टियों, उसको सोशल तबकों को अपने साथ जोड़ा। ये एक्सपेरिमेंट अखिलेश यादव ने पिछली बार किया था, लेकिन जितने लोगों को जोड़ा था, इन्होंने अपने साथ जयंत चौधरी को जोड़ा था, जाटों को, जो इस समय एनडीए में भाजपा के साथ है। इन्होंने राजभर को जोड़ा था अपने साथ, जो इस समय एनडीए में भाजपा के साथ है। इन्होंने संजय निषाद को जोड़ा था, जो इस समय एनडीए में भाजपा के साथ है। आप ये सोचे ना कि आपने जो एक सोशल कोलिशन बना के 111 सीट हासिल की थी, आज उस सोशल कोलिशन का एक हिस्सा आपके पास नहीं, सब भाजपा के साथ खड़ा है। उसके बाद आप 100 सीट से हार गए थे। उनकी डिफेंस में 2024 का उदाहरण दिया जाता है कि देखिए 2024 जीता था ना, इनके बिना जीता था, इन सारे जितने लोगों के नाम। और मैं बार बार कहता हूं कि 2024 जीता था। बार बार आप ही के प्रोग्राम पे भी कह चुका हूं कि 2024 सपा ने जीता नहीं था, भाजपा ने हारा था। वो तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं। हाँ, लेकिन ये भी कहा जाएगा, भाजपा के लिए कहा जाएगा कि भाई 2024 में जो उनको झटका लगा, उसके बाद से उन्होंने कोई गलती नहीं की है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र। देखिए, भाजपा गलती करती है, भाजपा किसी भी पार्टी की तरह गलती करती है। भाजपा और बाकी पार्टियों में अंतर सिर्फ ये है कि वो एक गलती को दोहराती नहीं। जैसे बाकी पार्टियां, जैसे राहुल गांधी हैं, वो अगर कोई बकवास बात भी कर रहे हैं तो उनके लिए वो प्रेस्टीज इशू बन जाती है। अब तो मैं बकवास ही करूंगा, आजकल जैसे वो हर बात कहते हैं, मोदी मेरी आंख में आंख नहीं डाल पाता, मोदी कांप रहा है, मोदी भाग रहा है। अब उसी चले हुए हैं, लगे हुए हैं, क्या कहा जाए। राहुल गांधी पे मेरी एक और नई थ्योरी आई है मेरे दिमाग में, प्रोग्राम खत्म होने के बाद रिमाइंड में आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, हाँ, अभी यहाँ कहने लायक नहीं है, आपका चैनल बंद हो जाएगा, मैं अलग से बताऊंगा।
तो चैनल बंद करवाने को रहने दीजिए, इतना रिस्क भी नहीं लेना। काफी बड़ी बात है। हमारे कॉकरोच जो है वो अब पुणे में जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे कि घर वापसी हो रही है। कॉकरोच अगर कूड़े में जा रहा है तो घर वापसी हो रही है भाई, और क्या कूड़ा नहीं होगा? कहा मैंने, कहा हाँ, मैंने पुणे का, पुणे अच्छा पुणे पुणे में जा रहे, पूना। पुणे में जा रहे, ओके। पुणे में जा रहे हैं तो कॉकरोच तो जा रहे हैं, वो दूसरा एक और कॉकरोच लद्दाख से भी आ रहा है। अब देखिए वो क्या कह रहा है। आज मैं देख रहा था, सोनम वांगचुक कह रहा था कि इस बार पुणे वाली सभा में आ रहा हूं और वहां पे हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज के। वो लद्दाख के इशू पुणे से उठाना चाह रहा है। ये बदमाश आदमी, ये लद्दाख के रही बात ये कॉकरोचेस की, तो कॉकरोचेस को ये समझ में आया कि साहब वो दिल्ली दिल्ली का जो उनका, अच्छा भाई जैसे ममता की पार्टी के जैसा वेटर नहीं देखा, वैसे जंतर मंतर जैसा फ्लॉप शो कभी नहीं देखा साहब। ये साहब फ्लॉप फिल्म भी अपना पहला पहला शो तो कुछ चला जाती है। इतना बड़ा फ्लॉप शो, इतना बड़ा फ्लॉप शो जिसको साहब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, उसका इतना बुरा फ्लॉप शो कि ना चाहते हुए कलेजे पे इतना बड़ा सा पत्थर रख के अरफा खानम ने भी फ्लॉप शो कह दिया उसको। आप सोचिए अरफा खानम ने कहते हुए उनकी जुबान जल गई होगी, लेकिन कहा उन्होंने यार ये तो एकदम फ्लॉप शो है। लोग बता रहे हैं, अब देखिए अलग अलग एस्टिमेट आ रहे हैं कि साहब गिनती के कॉकरोच, मतलब जो खांटी उनके कार्यकर्ता कहे जाने चाहिए, वो 25-50 ज्यादा नहीं थे। अब देखिए इन लोगों ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अगले शनिवार को, आज बृहस्पतिवार यानी परसों इन्होंने कहा था जंतर मंतर पे फिर आएंगे। फिर ये सोचा किस मुंह से जाएं यार जंतर मंतर, तो अब इन्होंने कहा चलो हम पुणे जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढीका जाएंगे। हालत ये हो गया कि उस अभिषेक दीपके की माँ उसको लफंगा कह रही है। ये नहीं सुना मैंने। गई जाके देखिए, वो कही तो बचपन से लफंगा था, तो कह रही हो बचपन से लफंगा था, घर छोड़ के भाग गया था। तो सुनिए ना, तो उनका तो बहुत बुरा हाल है। वो जो विजेता दैया ऊट पटांग बातें भगवान को कह रहे हैं, उनको लोग दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, किसी तरह गाड़ी में घुस जा रहे हैं। आप सोचें, मैं यही बात अपने शो पे कह रहा था कि आप एक बारात की पीछे से निकलते, बगल से निकलते हैं, बारात जा रही है सड़क पे, और आप बगल में बाइक से निकल रहे हैं, कार से निकल रहे हैं, तो आपको डर लगता है टच ना कर जाए भाई, सौटो बाराती कट्टा मारना शुरू कर देंगे। वहां पे ये हालत है कि कॉकरोचों की दुनिया की सबसे बड़ी सभा हो गई, लोग वहां पे हिट लेके घूम रहे हैं, हिट डाल आप सोचिए, मतलब बाराती को घसीट के उसमें हिट डाल रहे हैं आप, मतलब दूल्हे को घसीट के हिट डाल रहे हैं आप, क्या हाल हो गया। आपने फिर वहां पे एक मौलाना पहुंच गए, वहां पे वो थूक मिला के शिकंजी पिलाने लगे। आपने वो भी देखा। पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो रहा था। एक दूसरे मौलाना थे, उन्होंने फतवा जारी कर दिया कि मुसलमानों तुम इसमें मत पड़ना भाई। देखो और एक तीसरे मौलाना थे जो मौके पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आए हैं नीट के लिए, कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका ईरान में आया था। अभी सुनिए इसको। वो वहां जाके अमेरिका ईरान चलाने लगे। तो पागलपन का वो जो बचे हुए जो 25-50 थे, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, अरे यार पागल हो गए हो, पागल हो गए हो तुम एकदम। मतलब जिन स्टूडेंट को तुम घेर रहे हो, वो आज से 10 दिन पहले यूजीसी के मुद्दे पे जय भीम के खिलाफ नारे लगा रहे थे, और तुम उनको बुला के जय भीम कर रहे हो। और जैसे इसने जो अपना डिस्को प्रेजेंट किया था दहिया ने, जय भीम वाला जो डिस्को किया था, उसको देखने के बाद एक भी छात्र नहीं गया वहां, एक भी छात्र नहीं गया। नहीं जेएनयू वाले गए थे हमारे, वो आपके डफली वाला गैंग गया था, लेकिन डफली वाले गैंग ने वो टुकड़े वाले नहीं लगाए। वो टुकड़े वाला जो है वो पता चला कि वो हमारे भाई अभिजीत अय्यर मित्रा ने भेजा था। वो तो कह रहे साहब मैंने भेजा था उसको। वो सुना किस्सा कि नहीं आपने? वो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट की बात हो रही है, महेश्वरी की। अभिजीत कह रहे हैं कि मैंने भेजा था, दैट इज ओके। पर अगर आप उन एडवोकेट साहब के टाइमलाइन पे जाके देखें, तो जो बात उन्हें वहां पे मतलब अंडर कवर रहते हुए जो बात वो कह रहे थे, वो सब अपने अपने टाइमलाइन पे वो कई सालों से लिख रहे हैं। तो मैं अभिजीत की बात क्यों मान लूं? वो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने उसको? मैं अभी आपको भेज दूंगा और मैं अभिजीत को भेज दूंगा।
तब तो फिर तो वो तो कंसिस्टेंसी है। फिर वो क्यों कह रहे हैं कि साहब कि मैं तो तुम्हारे कहने से गया था और मैंने ये कह दिया, लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए। वही 7 टुकड़े वाले ना, उनकी बात कर रहे हैं ना, जो भारत हाँ को 7 टुकड़े कर हाँ रहे हैं। हाँ। हाँ, तो उनकी टाइमलाइन पे जाके देख लिया, महेश्वरी जी के टाइमलाइन पे क्या बोल रहे हैं वो। मयंक मैंने तो उनकी टाइमलाइन देखा जाके। हम्म, अच्छा 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 अच्छा, ये बात हमें ध्यान में नहीं थी। ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा साहब, वो कश्मीर में पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है पीओजेके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। हमारे जम्मू कश्मीर से खास तौर से कश्मीर वैली से, वो जिनके लिए वो था ना कि क्या, अ, मेरा तेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बोल ही नहीं रहे कुछ, चुप बैठे हुए। भारतीय, वैसे तो देखिए दुनिया की राजनीति में है, भारतीय राजनीति में खास है, और भारतीय राजनीति में भी एकदम खास खास कश्मीरी राजनीति का दोगलापन अप्रतिम है, अप्रतिम है। आप देखिए, शुरुआत करें, पॉलिटिशियंस को तो जाना ही नहीं, वो जो इनके यहाँ मीरवाइज फारूक है, इसके अब्बा को आईएसआई वालों ने एकदम गोलियों से भून डाला था। उसके बाद ये जाके उन्हीं की पैरवी करता है, वहीं जाके लंच डिनर करता है। मुफ्ती, ये महबूबा मुफ्ती की बहन उठा ले गए थे, लेकिन वो बिना पाकिस्तान के पैरवी के मुंह ही नहीं खोलती। अब तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई तो फिक्स्ड। अरे ठीक है, जो भी है जो भी है। अब ये मैं अब्दुल्ला फैमिली, तो ये सब दोगलेपन की मिसाल है साहब। एक तरफ ये जिन लोगों को बचाने की बात करते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। इनकी सिक्योरिटी सबसे पहले विड्रॉ होनी चाहिए, इनकी तो सिक्योरिटी डिमांड कर रहे हैं हम लोग, कभी इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ होनी करो। और रही बात पाकिस्तान, रही बात पाकिस्तान की, तो जो ये कर रहा है यासीन मुनीर, मुझको 2008 याद आता है। आपको याद है नवाब अकबर बुख्ती को मारा था मुशर्रफ ने, गुफा में मारा था और कहा हम तुमको वहां से मारेंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। और उसका होते होते वो बीएलए अब क्या कर रही है, इनके यहाँ तांडव वो आप देख रहे हैं, किस तरह इन्होंने बुख्ती को मारकर बलोचों के साथ अपना इकलौता लिंक खत्म कर दिया। अब यही काम ये कश्मीर में कर रहे हैं, यही काम ये कश्मीर में कर रहे हैं। वैसे भी आप जानते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के लिए पंजाब के अलावा बाहर सब कुछ सिर्फ दोहन के लिए, यहां तक कि कराची भी। देखिए, मेरा जो है इनसे कोई विशेष मेरी इनसे से कोई विशेष सहानुभूति नहीं है, मीरपुरियों से है ना, कोई सहानुभूति नहीं है, पर ये बड़ा काम आते हैं इन लोगों को नंगा करने के लिए। जावेद अख्तर को यहां से 5000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी नजर आती है, उनको कश्मीर नजर नहीं आया, किसी को नजर नहीं आया। लेकिन ये जो मीरपुरिये हैं, ये मीरपुरिये भी भारत को तभी याद करते हैं, वरना ये सारे के सारे जो पूरा जम्मू कश्मीर की इतनी लंबी जो इंसर्जेंसी चली, उसमें सारे के सारे मुवल्लिस थे। और जो आपको 1947 के जो 2 या 3 जो सबसे बड़े नरसंहार हुए थे, वह आपके मीरपुर, कोटली और राजौरी में हुए थे। तो बस इन लोग ये अपना अपना कर्मा भोग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, कल एक पाकिस्तानी पत्रकार ने संजय सर एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी। उसने कहा कि आसिम मुनीर को क्रेडिट जाता है कि वो प्रोटेस्ट, कश्मीरियों का वो प्रदर्शन जो कि यूरोप, अमेरिका और इंग्लैंड के दूतावासों में, भारतीय दूतावासों के सामने होता था, आज पहली बार पाकिस्तानी दूतावास के सामने हो रहा है। पहली बार ओवरसीज कश्मीरी पाकिस्तानी दूतावास के सामने गालियां बक रहे हैं। ये आसिम मुनीर का क्रेडिट है। आसिम मुनीर हैज मेनी फर्स्ट क्रेडिट, उसके पास तो बहुत सारे क्रेडिट ही क्रेडिट आएंगे। अफगानिस्तान वालों से पूछ लीजिए वो कितना क्रेडिट मिलेगा, दे रहे हैं उसको। बलोच तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि बलोचिस्तान में ग्राउंड वॉर हम जीत चुके हैं, अब जो लीगल वॉर है वो जीतना है। यार ग्राउंड वॉर तो पाकिस्तान सेना कदम ही नहीं रख सकती, ये 2-4 जो शहर हैं उससे बाहर। टीटीपी कितनी जगह टीटीपी टोल वसूल रही है। टीटीपी के अपना क्षेत्र हो गया, बलोचों का अलग अपना क्षेत्र हो गया। ये अफगान बॉर्डर पे आप जब जाते हैं फेंसिंग करने के लिए, वो आपके लोगों मार डालते हैं।
कश्मीर में लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर गिरा नहीं है, मार के गिरा दिया है। कश्मीर में कह रहे हैं वो जो 21 आदमी मारे गए हेलीकॉप्टर में, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो मार के गिरा है MI-17, वो खुद से थोड़ी गिरा है। उधर ईरान से रेगुलर इनकी क्रॉस फायर होती रहती थी। ईरान तो इनके एयर स्ट्राइक कर चुका है, ये ईरान में एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। इन्होंने तो अपना वेस्टर्न फ्रंट पूरा, मतलब आप समझिए लाहौर से पश्चिम का पूरा इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है ना, ये सब लोग कहते हैं कि साहब कि आपने पार्टीशन क्यों एक्सेप्ट किया, वो सब किया। अंग्रेज़ों के टाइम का अगर आप देखो, जो अंग्रेज़ों की जो मिलिट्री थी पीस टाइम में, वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा मैं, तो पीस टाइम में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसका 85% जो उसकी नफरी थी वो अफगान बॉर्डर पे डिप्लॉयड थी। 85%। और 15% बर्मा बॉर्डर पे, 15% बर्मा बॉर्डर पे, तो और कहां कुछ था ही साहब। और अफगानिस्तान में भी तो मार ही खाए ना, कई कई बार मार खाए। द ग्रेट गेम किसको कहा जाता है? एक्चुअली अफगानिस्तान में पिटने की शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी, उसके बाद तो सब पिटे बारी बारी, पर शुरुआत ही नहीं की थी ना। 1803 में शुरुआत इन्होंने ही की थी। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो पाकिस्तान वाले हैं वो वहीं स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे, वहीं स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे जहाँ पे आज की डेट में उनको अपनी 50% से ज़्यादा नफरी लगानी पड़ रही है। उनको पता नहीं कि साहब कि इंडिया जो है अगर कल को मूव कर दे तो उनका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। आज आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात कर दी है तो ये सब हमीद गुल को गाली देने लगते हैं। हकीकत ये पूरा पूरा एस्टेब्लिशमेंट यही सोच रहा था, यही ख्वाब देख रहा था। और अभी हाल तक जब इमरान खान प्रधानमंत्री था, जब इनका ये जो जेल में पड़ा है इनका ISI चीफ, क्या नाम है उसका, जब चाय पीने गया था काबुल, क्या नाम था उसका संजय सर, फैज इसकी हमीद। चाय पी, फैज हमीद। हाँ, तब भी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे। हमारे बिरादरान आ गए। इमरान खान ने क्या कहा था कि वो सब आजादी, वो दास्ता की बेड़ियां टूट गई, गुलामी की बेड़ियां टूट गई। गुलामी की बेड़ियां टूट गई, हाँ, आजाद है आज। आजाद हैं आज। ठीक है, बढ़िया है। मैं जब इमरान खान हटा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे लगता था ये बंदा कुछ दिन और रह जाए तो पाकिस्तान को तो यही खत्म कर देगा। लेकिन इमरान खान की जगह जो आदमी आया है वो भी कुछ बुरा नहीं कर रहा है। आसिम मुनीर भी ठीक ही ठाक काम कर रहा है इस दिशा में। नहीं अच्छा कर रहा है, अच्छा कर अच्छा रहा कर रहा है, वेरी है। गुड। उसने गिलगित बाल्टिस्तान और POJK जैसे जो एरियाज थे उनमें ही इतना बवाल करवा दिया। तो आप सोच सकते हैं आज की डेट में आपके तथाकथित आज़ाद कश्मीर, जिसको हम POJK कहते हैं, उसके दो भाग हैं। एक तो ये आपके मीरपुर मुजफ्फराबाद वाला एरिया है और दूसरा वो गिलगित वाला जो एरिया है। और वो गिलगित वाले एरिया में भी उन्होंने ऐसा कर रखा है कि वो जो काराकोरम हाईवे है वो साल में 6 महीने बंद रहती है और वो लगातार वहाँ पर होते रहते हैं आपके आंदोलन। अभी भी उन्होंने इलेक्शन करवाया, उसके खिलाफ चल रहा मामला। और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि साहब की एडवाइजरी जारी की है कि आप लोग बाई रोड तो कतई ना जाएं। लेकिन अब हेलीकॉप्टर से गए तो जो हश्र हुआ उसके बाद मुझे पता नहीं अगली एडवाइजरी आई है कि नहीं आई। और ट्रेन का क्या होता है वो आपने देख ही लिया। वो तो साहब वो तो शौकिया है कि भाई बोर हो रहे हैं, क्या किया जाए, जाफर एक्सप्रेस उड़ा दो। जब बलोच बोर होने लगते हैं तो जाफर एक्सप्रेस को उड़ा दो। वैसे जाफर एक्सप्रेस को तो उन्होंने रोक दिया था, ये तो उसको जैकोबाबाद तक ही टर्मिनेट कर दिया था। अब बीच में फिर चलाना शुरू किया, उसके 3-4 दिन में फिर हो गया। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राम राम सर।